बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 12वां अध्याय लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। आप ये सामने देख रहे हैं, यशपाल जी हैं और ये एक रेल का डिब्बा है जिसमें ये कहानी लिखी गई है। ये जिस सीट पर बैठे हैं उसे वह बर्थ कहलाती है। एक लखनवी नवाब बैठे हैं, सामने लेखक हैं और लखनवी नवाब के सामने खीरे रखे हैं। ये कहानी इसी रेल के डब्बे में है। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे। कई लोग अपने जीवन में बहुत दिखावा करते हैं। वे एक बनावटी जीवन शैली जीते हैं। इस प्रकार के लोग जीवन के यथार्थ से दूर, यथार्थ होता है वास्तविकता, वास्तविकता से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं और अपनी झूठी रईसी अमीरी का दिखावा करते हैं। आज हम ऐसे ही दिखावा पसंद नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ के चित्रण से। पाठ का सार पढ़ लेते हैं, पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य, यह एक व्यंग्य भी है और कहानी के रूप में लिखा गया है। यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कथ्य होता है कही जाने वाली बात, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और तब ये जो स्वतंत्र छोटे छोटे शासक थे, राज्यों के जो छोटे छोटे शासक थे, उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा था, उनके राज्य छीने जा रहे थे। तो सामंती वर्ग होता है शासक वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हो चुके थे, आदि अभ्यस्त हो चुके थे। वास्तविकता, रियलिटी से दूर कल्पना की दुनिया में जी रहे थे। कहना नहीं होगा, लेखक ने कहा है कि आज के समय में भी ऐसी ही परजीवी संस्कृति देखने को मिल जाती है। परजीवी संस्कृति बनावटी जीवन शैली, दिखावे की जो संस्कृति जो है, दिखावा लोग ज़्यादा करते हैं, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो पाठ आरंभ करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल होता है एक उर्दू का शब्द है। इस व्यंग्य का पहला अक्षर उर्दू का है। बड़े शहर के पास का जो स्थान होता है उसे मुफस्सिल कहा जाता है। तो बड़े स्थान के शहर के आसपास का जो स्थान है वहाँ एक ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, चल पड़ने के लिए उतावली में पुकार रही थी, यानी चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास के में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। पहले समय में ट्रेन में 3 क्लास होते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बाद में थर्ड क्लास को हटा दिया। थर्ड क्लास में तो टिकट के पैसे कम लगते थे, इसलिए लोग उसमें कम पैसों के चक्कर में यात्रा किया करते थे और फर्स्ट क्लास में अमीर लोग करते थे। सेकंड क्लास का जो लगभग खाली रहता था। तो लेखक ने सोचा कि ज़्यादा दूर जाना नहीं है तो सेकंड क्लास का टिकट ही खरीद लिया जाए, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। और क्यों खरीदा, उसमें यात्रा करने का उनका क्या कारण था कि भीड़ से बचा जा सके। जब कोई लेखक होता है तो वो सोचते हैं कि एकांत में कोई आइडिया आ जाए कहानी से संबंध में। और दूसरा कारण ये था कि खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य, नेचर को भी निहार सकेंगे। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी चलने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं होता था कि सेकंड क्लास का टिकट लिया तो हम कहीं भी बैठ सकते थे, इसलिए ट्रेन चलने वाली थी। तो वो दौड़कर उन्होंने बाहर से देखा कि ये डिब्बा खाली है, उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन, उसमें उन्होंने सोचा था चढ़ने से पहले कि ये डिब्बा खाली होगा, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। निर्जन मतलब जिसमें कोई जन मनुष्य नहीं हो। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब बी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफ़ेद पोश सज्जन, जेंटलमैन, भद्र पुरुष बैठे थे, पालथी मारे, चौकड़ी मारे बैठे थे, पैर ऊपर करके बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों का एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी वो सज्जन जो थे
लखनऊ के नवाब थे, वो भी यात्रा कर रहे थे कि हम अकेले ही इस डिब्बे में यात्रा करेंगे। तो अब लेखक ने एंटर कर लिया, तब अब वो डिस्टर्ब से हो गए, असंतोष दिखाई दिया, चेहरे के हाव भाव बदल गए। हो सकता है यह भी कहानी के सूझ में कि चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने में संकोच कर रहे हो। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये भी मेरी तरह कहानी लिखना चाहते होंगे, इसलिए ये अकेले में सफ़र करने के इच्छुक थे। उनको डिस्टर्ब हुआ देखकर। और दूसरा कारण था, उन्होंने देखा कि खीरे सामने पड़े हैं, जिस कारण से उनको लगा कि ये खीरे को खाना चाहते हैं और फर्स्ट क्लास अमीर लग रहे हैं, लखनवी के नवाब दिखाई दे रहे हैं वेशभूषा से। तो उन्होंने सोचा होगा कि फर्स्ट क्लास में तो अमीर लोगों को के सामने कैसे खाएंगे, क्योंकि ये साधारण वस्तु है। अमीर लोग तो बादाम काजू किशमिश इत्यादि खाते हैं, तो ये साधारण वस्तु नहीं खा सकते। थर्ड क्लास में अब अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये खीरे खाने के इच्छुक होंगे, और इसलिए उन्होंने भी सेकंड क्लास में यात्रा करने की सोची होगी और कर रहे हैं। आगे लेखक सोचते हैं, ठाली बैठे ठाली खाली बैठे। खाली बैठे कल्पना करने की मेरी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। अब लेखक सोचने लगे कि भी इनको असुविधा क्यों हो रही है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे, मंझले दर्जा सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। अब उनके सामने वो आकर बैठ गए। अब उनको लगा कि खीरे कैसे खाएं, इसलिए वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद लिए होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तिरछी नज़रों से, कनखियों से यानी डायरेक्ट नहीं देख रहे थे। कब जब नवाब साहब की नज़रें उनकी ओर नहीं देख रही थी, तब वो उनको देख लेते थे, टेढ़ी नज़रों से, तिरछी नज़रों से, छिप छिप कर। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने भी लेखक की ओर ध्यान नहीं दिया, और खिड़की के बाहर देखकर वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। ओह, इतने में ना जाने उन्हें क्या याद आया, और एकदम याद आया कि मैंने लेखक से तो बात ही नहीं की, कि भी जब कोई सामने आ जाता है तो हम बातचीत तो करते ही हैं। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब को एकदम चेंज हो गए, अपने व्यवहार में जो चेंज लेकर आए, तो लेखक को अजीब सा लगा। भांप लिया, यानी उन्हें वो भी समझ गए कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, कि आप भी हमें एक आम पर्सन समझ रहे हैं। इसलिए पहले तो बोला नहीं, और अब कह रहे हैं कि खीरा खाएंगे। जवाब दिया, शुक्रिया की भला शौक फरमाए, उर्दू के शब्द हैं, तो लेखक ने भी कह दिया कि शुक्रिया, थैंक यू, आप ही खाइए, मेरी इच्छा नहीं है, जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति कह देता है शिष्टाचारवश। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, लोटा यानी पानी का बर्तन, दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों से सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब बहुत करीने से, मैनर्स के साथ छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी स्लाइसेस काटते गए, और धोया और पोंछा है। और जो आज के समय की नेसेसिटी भी बन गया है कि जब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं तो उसे अच्छे से धो पोंछ लेना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, अब लखनऊ स्टेशन था, लखनवी नवाब जो थे, खीरा बेचने वाले खीरे के तरीके का इस्तेमाल जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। स्टेशन से खीरा खरीदा होगा नवाब साहब ने, तो उन्होंने
क्या दे दिया, जीरा, मिर्च और नमक मिली एक पुड़िया भी हाजिर कर दी कि जब ये खाओगे तो इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी अच्छे से उन्हें डेकोरेट किया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। यानी जब उन्होंने खीरे काटे, नमक मिर्च बुरका, तो उनके मुंह में पानी आ गया था। जब हम भी ऐसा करेंगे, स्वादिष्ट वस्तु जब हमारे सामने आती है तो हमारे मुख में भी पानी आ जाता है और ललचा जाता है कि हम इसे जल्दी से इसका स्वाद ले लें। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। मियाँ फिर तो उर्दू का शब्द है कि ये मिस्टर अमीर बनते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये अमीर है, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक ने पहले ही कहा है कि दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है, कि ये भी अब असलियत पर उतर आए हैं कि अब एक साधारण वस्तु को खाने में लगे हुए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार फिर हमारी ओर देखा, फिर से पूछा कि आप शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है कि बहुत अच्छा खीरा है, आप इसे खाएंगे। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के से ताजे खीरे की पनियाती पनियाती का है कि खीरे में पानी अत्यधिक मात्रा में होता है। फांके देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन लेखक कहते मैं इनकार कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का अभिप्राय है इच्छा नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, स्टमक, पेट, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है। कहते हैं आप भी खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, यानी इच्छा से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर लंबा सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यहाँ पर लेखक ने बताना चाहा है कि अब नवाब साहब को अपनी रईसी याद आ गई, दिखावा आरंभ करना शुरू कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर तौलिए से हाथ और होंठ पहुँच लिए। एक एक करके सारे फाके उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दी और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रही हो यह है रईसों का ख़ानदानी रईसों का तरीका। कहते ख़ानदानी रईस ऐसे ही करते हैं, इच्छा होती है तो खाते हैं, नहीं तो इस तरह से बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी के इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, सिर झुका लेना पड़ा। ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, कहते हैं मैनर्स, क्या ख़ानदानी ऐसे ही होते हैं। हम गौर कर रहे थे, दिखावा कर रहे हैं, भूख लगी थी तो उन्हें खा लेना चाहिए था। ये कहानी पूरे इस पर ही घूमती है। और एक और बात है वो जो अभी आगे आएगी। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल के तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब क्या पेट भर सकता है? कहते हैं ये सुगंध और स्वाद का अच्छा तरीका है, लेकिन बिना खाए किसी का पेट नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। बर्फ आ गया उन्हें कि ऐसे लगा कि खाना खा लिया और पेट भर गया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देख लिया। खीरा लजीज होता है लेकिन होता बड़ा शकील है, नामुराद मैदे पर जोर डालने वाला, यानी स्टमक खराब कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है मेरी नई कहानी के लेखक। अब यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है, दो तरह से व्यंग्य किया है। उन्होंने कहना चाहा है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। और लेकिन जो ये नए लेखक जो है आजकल बिना किसी विचार के, घटना के, इस तरह से
कोई टॉपिक ना होते हुए भी बिना सिर पैर की कहानियाँ लिख देते हैं। एक तरफ वे नई कहानी के जो नए नए लेखक हैं, जो नई कहानियाँ लिखते हैं, उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये बतानी चाहिए कि बिना विचार, जब तक हमारे पास विचार नहीं होंगे हम उस घटना का वर्णन नहीं कर पाएंगे। और घटना का वर्णन अगर हमें करना है तो हमें उस कहानी में कोई ना कोई पात्रों को शामिल अवश्य करना पड़ता है। लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार से इस लखनवी नवाब ने बिना खाए ही खीरे खाए ही उनका पेट भर गया, तो इस तरह से क्या उनकी भी नई कहानी वहीं बैठे बैठे बन जाती है। बच्चों, आज का विषय था लखनवी नवाब व्यंग्य किया है। और ये देखिए उन्होंने खीरे को किस तरह से काट कर डेकोरेट किया था, जिसको देखते ही उनके मुख में पानी आ गया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। इसे ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।